प्रथम विश्व युद्ध विस्तृत विवरण। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण। पहला, गुप्त संधियाँ। यद्यपि जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया में परस्पर संधि हो चुकी थी, किंतु जर्मनी को रूस पर किन्हीं कारणों से विश्वास नहीं हो सकता था। उसने 1879 में ऑस्ट्रिया से एक गुप्त संधि कर ली। 1882 ईस्वी में इटली ने भी जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया से संधि कर ली और इस प्रकार त्रिराष्ट्रीय गुट का जन्म हुआ। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से रूस और फ्रांस में वैमनस्य बनाए रखा, किंतु 1890 में उसके पतन के साथ रूस और फ्रांस एक दूसरे के निकट आ गए और 1894 में उनका परस्पर समझौता हो गया। इसी समय इंग्लैंड भी अपने एकांतवास की नीति का त्याग कर जर्मनी का अनुसरण करने लगा। उसने भी अन्य राज्यों से समझौता करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। जब उसका जर्मनी से समझौता आसान न रहा तो उसने 1902 ईस्वी में जापान से, 1904 ईस्वी में फ्रांस से और 1907 में रूस से संधि कर ली और इस प्रकार त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का निर्माण हो गया। इन गुटबंदियों के फलस्वरूप यूरोप का दो गुटों में विभाजन हो गया जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे। इन दोनों गुटों के कारण प्रथम महायुद्ध आवश्यक हो गया। प्रोफेसर फे का कथन है कि युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारण गुप्त संधियों की प्रणाली थी, जिसका विकास फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को दो ऐसे विरोधी गुटों में बांट दिया जिनमें एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता रहा और जो अपनी सेना एवं नौसेना की शक्ति बढ़ाते रहे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो एक प्रमुख कारण था वो था गुप्त संधियाँ। यूरोप के देश आपस में संधि करने लगे और गुप्त संधि करने लगे, जिसके कारण यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो दो गुटों में बट गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण है उपनिवेशवाद। यूरोप का प्रत्येक देश विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता का आविर्भाव हुआ। उपनिवेशवाद का मतलब किसी दूसरे देश या प्रदेश पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में लेना, उस पर शासन करना, उपनिवेशवाद। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी गुलाम था, यानी कि ब्रिटेन का भारत के ऊपर शासन था। यूरोप का प्रत्येक देश जो है वो भी उस समय यही चाह रहा था। तो स्वाभाविक है, प्रत्येक देश जब किसी देश के ऊपर शासन स्थापित करना चाहेगा तो किसी एक देश के ऊपर अगर दो तीन देश, महाशक्ति वाले देश उस पर शासन करना चाहेंगे तो उसमें आपस में संघर्ष तो होगा। जर्मनी और इंग्लैंड में यह प्रतिद्वंदिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, क्योंकि जर्मनी और इंग्लैंड जो है उस समय शक्तिशाली माना जाता था। वे विश्व के प्रत्येक कोनों में बाजारों को स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। वे एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे थे। वे अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को बचाने के लिए उपनिवेशों की खोज में थे। उपनिवेशों की खोज में मतलब
किसी ऐसे देश की खोज में जिसको अपना गुलाम बना सके और उस पर अपना शासन स्थापित कर सके। मतलब कोई ऐसा देश जिस पे पूरा का पूरा कंट्रोल जर्मनी का या इंग्लैंड का हो, मतलब जर्मनी और इंग्लैंड यही चाह रहा था उस टाइम पे। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति होने से क्या हुआ था कि वहाँ बहुत सारे कल कारखाने लगे थे, तो वहाँ सारा उत्पाद भी, वहाँ बहुत सारी चीज़ों का बढ़ा, तो उसे बेचने के लिए जगह चाहिए था, जिसके लिए ये लोग उपनिवेश खोज रहे थे। सभी देशों में उद्योगों का विकास हो रहा था। तैयार माल की खपत के लिए भी उपनिवेशों की आवश्यकता थी। इंग्लैंड एवं जर्मनी उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए अत्यधिक संघर्ष कर रहे थे। इस दिशा में फ्रांस, इटली, रूस आदि देश भी प्रयत्नशील थे। अतः उपनिवेश के प्रश्न को लेकर विरोधी गुटों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब उपनिवेशवाद के कारण हुआ क्या कि जैसे जो उस समय शक्तिशाली देश थे, मान लो किसी देश पे कोई कब्जा करना चाहता है और उसी देश पे कोई और एक शक्तिशाली देश वो भी कब्जा करना चाहता है, तो दोनों के बीच संघर्ष का भाव तो आएगा, दोनों के बीच टकराव होगा। और उस समय गुट का निर्माण हो रहा था, है ना, गुट का निर्माण हो रहा था, गुप्त संधियाँ हुई थी। तो अगर दो देशों के बीच युद्ध होगा तो जो जो उसके साथ संधि किया है वो इसके पक्ष से उसको लड़ना पड़ेगा, और जो उसके साथ संधि किया है उसको उसके पक्ष से लड़ना पड़ेगा। ये हुआ था। तीसरा कारण क्या था? सैनिकवाद। सैनिकवाद कैसे कारण बना उसको जानते हैं। सन 1871 से 1914 का काल यूरोप में घोर सैनिकवाद के विकास का काल था। अतः यह काल इतिहास में सशस्त्र क्रांति का युग कहा जाता है। इस समय दोनों गुटों में अपनी सेना एवं नौसेना बढ़ाने की दौड़ हो रही थी। प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में युद्ध की अनिवार्यता एवं लाभों का प्रचार कर रहा था। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर इंग्लैंड ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि जर्मनी एक जहाज बनाता है तो वह 6 जहाज बनाएगा। उस टाइम क्या था कि जर्मनी जो है एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था, और शक्तिशाली देशों के बीच ही अक्सर टकराव होते हैं। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। तो जर्मनी की शक्ति को देखकर उस समय इंग्लैंड जो है उसको बर्दाश्त नहीं होता था। तो वही सोच रहा था कि यदि वो एक जहाज़ बनाएगा तो मैं 6 जहाज़ बनाऊंगा। विलियम द्वितीय ने घोषित किया था कि जर्मनी का भविष्य समुद्र पर निर्भर करता है। विलियम द्वितीय ने घोषित किया था कि जर्मनी का भविष्य जो है समुद्र पर निर्भर करता है। उसने अपनी सेना के सम्मुख अनेक बार उत्तेजनात्मक भाषण दिए। इससे अन्य देशों में बहुत चिंता उत्पन्न हो गई। 1904 के बाद नौसेना के निर्माण की प्रतिद्वंदिता का कारण ही इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच कटुता बढ़ने लगी। दोनों जो है अपनी नौसेना की शक्ति को बढ़ाने लगे, जिसके कारण इंग्लैंड और जर्मनी के बीच टकराव बढ़ता गया। जर्मनी के पास 8,50,000 सैनिक थे, यानी कि 8.5 लाख। रूस के पास भी शांति काल में 15 लाख सैनिक थे। उन देशों ने भी सैनिक संगठन पर जोर देना आरंभ कर दिया। प्रत्येक देश में संगठित वर्ग का विकास हो गया। प्रत्येक देश में नौसेना का प्रभाव बढ़ गया। इस प्रकार सैनिकवाद का वह दौड़ पर्याप्त सीमा तक प्रथम महायुद्ध के लिए अनिवार्य बन चुकी थी, कारण बन चुकी थी। पहला हमने क्या देखा? गुप्त संधियाँ पहला कारण था। दूसरा
उपनिवेशवाद कारण रहा। तीसरा सैनिकवाद। 1871 से 1904 का जो काल रहा यूरोप में, वो अपने अपने सैनिक शक्ति को बढ़ाने में बहुत एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते थे, जिसके वजह से अब अगर किसी के पास सेना ज़्यादा है और थोड़ा भी अगर किसी देश के साथ उसका टेंशन हुआ तो सीधे युद्ध का ऐलान करता था, बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, उसके पास सेनाएं थी। 3 कारण हो गए। अब देखते हैं चौथे कारण को, जनमत की अवहेलना। जनमत जैसे होता है लोकतंत्र में, लोकतंत्र नहीं उस टाइम, चलिए जनमत मतलब लोगों का जो मत है, उस देश के नागरिकों का जो मत है उसकी अवहेलना करना, उसको नहीं मानना। जनता में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो रहा था, जनता के मन में असंतोष की भावना बढ़ रही थी। राज्यों में अधिकारी वर्ग ही शासन कार्यों को करता था। यही नहीं, व्यवस्थापक विभाग के अनेक कार्यों के बारे में जनता कोई जानकारी ही नहीं रख पाती थी। मंत्रिमंडल को बिना बनाए हुए गुप्त संधियां कर ली जाती थी। जनवरी 1906 में इंग्लैंड के सर एडवर्ड ग्रे ने फ्रांस के साथ संधि की बातचीत की, जो पूर्णतः गुप्त रही, जिसका पता संसद को भी 1912 तक न लग सका। 1906 में संधि किया इंग्लैंड फ्रांस के साथ, और उसके संसद को भी पता नहीं चला 1912 तक, 6 साल तक। सम्राट एवं विदेश मंत्री ही संधियां कर लिया करते थे। संधि मतलब समझौता, और वो गुप्त रखा जाता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो गुप्त रखा जाता था। इसलिए जनता अपनी सरकार के प्रति विश्वास नहीं रखती थी। जनता की इच्छा कभी युद्ध करने की नहीं होती थी, वह शांति चाहती थी। लेकिन सम्राटों को साम्राज्य एवं रक्त की पिपासा, अपनी महत्वाकांक्षा होती थी। जनमत के विचारों के विरोध से भी युद्ध की आकांक्षाएं समाप्त न हो सकी। इस कारण युद्ध का होना अनिवार्य हो गया था। और क्या कारण रहे? कूटनीतिक कारण। कूटनीतिक कारण का क्या रोल रहा उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध में, देखते हैं। कूटनीति के दाव। कूटनीति के दाव पेचों ने भी अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाया था। बिस्मार्क ने जर्मनी में त्रिगुट की स्थापना की, जिसके प्रत्युत्तर स्वरूप त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का जन्म हुआ, और उनमें परस्पर कभी बाल्कन प्रायद्वीप के प्रश्न को लेकर तथा कभी मुरक्को की समस्या को लेकर तनाव भी बढ़ता गया। उस टाइम बाल्कन प्रायद्वीप या बाल्कन प्रदेश कहें, और एक मुरक्को की समस्या जो भी थी, उस समय उसको सुलझाने में भी काफ़ी तनाव हो रहा था। यद्यपि कूटनीति प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का कारण न बन सकी, फिर भी युद्ध की परिस्थितियों को जन्म देने में उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। उसने यूरोप के समस्त देशों को संधियों के एक ऐसे जाल में बांध रखा था कि एक युद्ध करता तो दूसरों को स्वतः ही उसमें सम्मिलित हो जाना पड़ता था। गुटबंदियों से पूर्व बड़े बड़े राष्ट्र सम्मेलनों के प्रारंभिक झगड़ों को निपटा लेते थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। गुटबंदियों से पूर्व बड़े बड़े राष्ट्र सम्मेलनों के द्वारा प्रारंभिक झगड़ों को निपटा लेते थे, किंतु अपनी ही प्रतिष्ठा को सर्वोपरि समझने वाले तथा औचित्य की भावना से हीन गुटों के निर्माण ने इस कार्य को असंभव बना दिया। जो गुट बट गया ना, यूरोप के कंट्री लोग जो 2 गुटों में बट गए थे ना, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। और संधि होती थी, अगर कोई कंट्री है उसके साथ 4 कंट्री संधि किया है, तो उसने अगर उसका किसी से युद्ध हुआ तो वो 4 लोग खुद उस युद्ध में उसको शामिल होना ही पड़ता था, क्योंकि उसका संधि होता था।
हाई कूटनीति के कारण ही ये सब हुआ था। छठा कारण क्या था? फ्रांस की प्रतिशोध की भावना। फ्रांस की प्रतिशोध की भावना ये क्या है, इसको देखते हैं। जर्मनी ने 1871 ईस्वी में फ्रांस के अल्सेस एवं लॉरेन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। जर्मनी जो है 1871 में फ्रांस के अल्सेस और लॉरेन प्रदेश, दो प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। उस समय एक बड़ी हर्जाने की रकम को न देने की अवधि तक अपने व्यय पर जर्मन सेना रखने की शर्त भी लादी गई थी। नेपोलियन महान के राष्ट्र का अतीव अपमान किया गया था। नेपोलियन महान के राष्ट्र का अतीव अपमान किया गया था। फ्रांस को टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। अल्सेस एवं लॉरेन उसके दो बच्चों के समान थे, जो माता की गोद में जाने के लिए तड़प रहे थे और माता उनको वक्ष स्थल से चिपटाने को तरस रही थी। फ्रांस किसी भी प्रकार अपने अपमान का जर्मनी से प्रतिशोध लेना चाहता था, लेकिन जर्मनी उसे अब तक कुचल रहा था और फ्रांस भी जो है किसी अच्छे अवसर की खोज में था। मोरक्को में भी जर्मनी ने फ्रांस का विरोध किया था। अतः फ्रांस में भी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के विभिन्न उपाय क्रियान्वित किए जाने लगे। इस सब का प्रथम कारण फ्रांस का एकाकी होना था। फ्रांस ने भी मित्रों की खोज करनी प्रारंभ कर दी और उसे शीघ्र ही रूस एवं इंग्लैंड मित्र के रूप में मिल गए। जर्मनी की कूटनीति ने फ्रांस के स्वाभियोग को जगा दिया, यानी स्वाभिमान को जगा दिया। क्या हुआ था उस टाइम कि जर्मनी जो है फ्रांस को बहुत परेशान कर रहा था। उसके दो प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया था, जो कि फ्रांस में शामिल होना चाहते थे, पर जर्मनी जो है ज़बरदस्ती उन्हें अपने कब्जे में रखा था। तो फ्रांस के अच्छे मौके की तलाश में था। अब जर्मनी तो उस समय ताकतवर था, तो फ्रांस कुछ कर भी नहीं सकता था। तो फ्रांस जो है अब क्या करेगा? दुश्मन को मारने के लिए उसके बराबर का किसी आदमी से दोस्ती करेगा तब होगा ना कुछ। तो अपना दोस्त ढूंढने लगा और किससे मिला? रूस और इंग्लैंड से, जो कि उस टाइम शक्तिशाली थे। जर्मनी के टक्कर का 19-20 का मामला था उन 3-4 राष्ट्रों में। अब सातवां कारण देखते हैं। सातवां कारण था राष्ट्रीयता की भावना। जैसे कि फ्रांस में देख लीजिए, फ्रांस के लोगों के अंदर क्या हुआ? देशभक्ति जागने लगी, क्रोध इतना आया अपने देश को। इस तरह कोई भी देश जब गुलाम होता है या उससे परेशान किया जाता है तो वहाँ की जनता के अंदर देशभक्ति की भावना जागती ही है, और फ्रांस इसका शिकार उस समय हो रहा था। राष्ट्रीयता की भावना। यूरोपीय देश और विशेषकर फ्रांस में समय समय पर हुई क्रांतियों के परिणाम स्वरूप देशों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार होने लगा। इन सब देशों में राष्ट्रीय एवं लोकसत्तावाद की भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगीं। यूरोप में नवीन एवं प्राचीन प्रवृत्तियों तथा विचारधाराओं में संघर्ष आरंभ हो गया। रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया आदि में तो वर्तमान शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक राजतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित थी। रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में वर्तमान शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। इन सभी देशों में अनेक जातियों का निवास था और ये सभी जातियां अपनी राष्ट्रीयता के लिए निरंतर संघर्ष करती थी। इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार
का कथन है 1914 से 1918 का महायुद्ध नवीन और प्राचीन प्रवृत्तियों के संघर्ष का ही परिणाम था। उसके कारण नई प्रवृत्तियों की पुराने ज़माने पर भारी विजय हुई। उसके कारण नई प्रवृत्तियों की पुराने ज़माने पर भारी विजय हुई। यही कारण है कि इस महायुद्ध के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया आदि विविध राज्यों के क्रमानुगत राजाओं के शासन का अंत हो गया और इन सब में लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक राज्यों की स्थापना हो गई। अब क्या है ये राष्ट्रीयता की भावना, अब समझते हैं इसको। 1914 से 18 का जो टाइम था ना, उस टाइम तक यूरोप के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, राजतंत्र था, राजा होते थे, ठीक है। और राजतंत्र में क्या होता है, कोई विरोध करने वाला नहीं होता, निरंकुश होता है। और उन सब देशों में भी बहुत सारे जातियों और प्रवृत्तियों के लोग रह रहे थे और अपनी राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो वे चाहते थे कि ऐसा हमारा देश ऐसा हो जहाँ पे सबको अधिकार हो, हमारा राजा निरंकुश ना हो, यानी सब जो है लोकतंत्र और गणतंत्र अपने देश में लागू करवाना चाहते थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था उस टाइम, क्योंकि हर एक देशों के अंदर आंतरिक युद्ध होने लगा था। अब 8वां देखते हैं, आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का एक अन्य मुख्य कारण आर्थिक साम्राज्यवाद था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप देशों के उत्पादन में वृद्धि होने लगी थी। परिणाम स्वरूप इन देशों से कच्चा माल लाने और अपने यहाँ के निर्मित माल को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। ऐसा तभी हो सकता था जब उन देशों पर उनका एकाधिकार हो जाए। इसके अतिरिक्त इन देशों पर किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिसके कारण सभी उन्नत राष्ट्र अपने लिए संरक्षित राज्यों की व्यवस्था करने लगे और इस प्रकार साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उदय हुआ। इस प्रकार जब विभिन्न राष्ट्रों ने उपनिवेशों की खोज प्रारंभ कर दी तो उनमें आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक था। आर्थिक साम्राज्यवाद कह लीजिए या तो उपनिवेशवाद कह लीजिए, बात एक ही है। उस टाइम जो है औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था यूरोप में, और जो भी सक्षम राष्ट्र थे वो चाहते थे कि हमारा जो यहाँ माल बन रहा है, जो भी जिन चीज़ों का यहाँ उत्पादन हो रहा है वो हम कहीं बेचें। उसके लिए एक बाज़ार चाहिए था, और बाज़ार कब मिलता, और वो चाहते थे कि जहाँ बाज़ार मिले, जिस देश में हम सामान को बेचें उस देश पर मेरा एकाधिकार हो, उस देश में सिर्फ हमारा ही सामान बिके और कोई वहाँ पर ना पहुँचे, ताकि मेरा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके और हमें अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं। यही कारण है कि आर्थिक हितों के टकराने से युद्ध की संभावनाओं में और वृद्धि हो गई। ठीक है, 8 कारण हो गए। अब हम 9वां कारण देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उस समय अभाव होना, यानी कि नहीं होना, बहुत बड़ा एक कारण रहा। जानते हैं इसको। स्पष्ट है कि यूरोपीय राष्ट्र युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। इन परिस्थितियों एवं वातावरण में उनको कोई युद्ध से रोक सकता था तो वह केवल एक ऐसी संस्था हो सकती थी जो युद्ध करने वाले राष्ट्रों के मध्यस्थता करके उनके झगड़ों का शांतिपूर्वक निपटारा कर सकती थी। इस प्रकार अब राष्ट्रों ने अनुभव करना आरंभ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए जो निष्पक्ष रूप से उनके झगड़ों को समाप्त कर दे।
इसी उद्देश्य से रूस में जो राजा होता था उसे जार कहा जाता था। रूस के जार ने हेग में सन 1998 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। जनता को इस सम्मेलन से बड़ी बड़ी आशाएं थीं, परंतु किन्हीं विशेष कारणों से यह सम्मेलन असफल रहा। क्या हुआ, जब उस समय टकराव ज़्यादा बढ़ने लगा तो सारे देशों को यह अनुभव होने लगा कि एक ऐसा संस्था होना चाहिए जिसमें सारे देशों के लोग हों, और कुछ भी जब मैटर उलझ जाए तो उसका निपटारा शांतिपूर्वक बैठक करके समाप्त कर दिया जाए। इसी के कारण जो है क्या हुआ, कहाँ का शासक, रूस का जार, रूस के राजा को जार कहते हैं। रूस के जार ने हेग में एक जगह है 1998 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, और इससे जनता को बहुत आशा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांति हो जाएगी, लेकिन किसी विशेष कारण से असफल हो गया था। 1907 ईस्वी में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया और अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया गया, परंतु उन्हें लागू करने का प्रयत्न कभी नहीं किया गया। एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना और तय कानून वानून तो सब बन गया, पर ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाया, बस कागजी कार्रवाई, हवाई बातें हुई और ख़त्म। अतः अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में किसी भी देश पर कोई अंकुश नहीं था और सभी देश अपनी इच्छा अनुसार उचित या अनुचित कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। क्या होता, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है 20-25 देशों, जितने भी देश उसमें शामिल होते हैं उस संगठन में, तो जब कोई देश गलती करता है और उससे ज़्यादा नुकसान की संभावना होती है, क्षति पहुंच सकती है, तो बाकी सब देश जो मिल करके उस पर दबाव बनाता है और उसको शांत किया जाता है। उस समय ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, तो सब अपने आप में स्वतंत्र थे। 10वां कारण, विलियम द्वितीय की अयोग्यता। जर्मनी का सम्राट विलियम द्वितीय एक अयोग्य शासक था। वह किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने को तैयार ही नहीं होता था। अपनी महत्वाकांक्षा से वह सदा गर्व से, घमंड से अंधा रहता था। वह जर्मनी को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए प्रयत्नशील था। उसने सामुद्रिक शक्ति का विकास इंग्लैंड से भी बढ़कर करना चाहा। इंग्लैंड अपने नाविक शक्ति को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहता था। फिर भी उसने जर्मनी से संधि करने का प्रस्ताव किया, लेकिन अपनी अयोग्यता और अदूरदर्शिता से अनुप्राणित होकर उसने इंग्लैंड को असंतोषप्रद उत्तर दिया एवं ऑस्ट्रिया के पक्ष में अपनी सम्मति प्रकट की। विलियम द्वितीय चाहता था कि इंग्लैंड बिना किसी शर्त के उसके मांगों को स्वीकार कर ले। वह इंग्लैंड की शक्ति को समझ नहीं सका। यदि वह उससे संधि कर लेता तो घटनाओं में परिवर्तन होता, लेकिन वह अपने घमंड और अभिमान में चूर था। उसकी अदूरदर्शिता नीति के कारण प्रथम महायुद्ध का जन्म हुआ। जर्मनी जो है, अब तो सब समझ ही गए हैं जर्मनी अपने आप को क्या समझता था। इंग्लैंड जो है अपना नौसेना को सबसे ज़्यादा हैवी बनाना चाहता था, फिर भी वो संधि के लिए प्रस्ताव किया, लेकिन जर्मनी का जो उस समय का सम्राट था विलियम द्वितीय, एक तरह से कहिए कि दूर दृष्टि वाला नहीं था, दूर का नहीं देख पाया और इंग्लैंड को बहुत हल्के में ले लिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। समझे बात को।
अगला कारण हम देखते हैं पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या क्या था? देश दुनिया जो है उसके पूर्वी भाग में क्या चल रहा था। बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या भी इस युद्ध का एक उल्लेखनीय कारण था। बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या भी उस समय बहुत बड़ा रोल निभाया था। टर्की की शासकीय त्रुटियों ने इस क्षेत्र के निवासियों को असंतुष्ट कर दिया था। ग्रीस, सर्बिया तथा बुल्गारिया भी मैसिडोनिया के अधिकार के प्रश्न पर एकमत नहीं थे। रूस पूर्व की ओर रुचि रखता था और वह बाल्कन की समस्या में हस्तक्षेप करना चाहता था। उसने 1908 में बोस्निया की समस्या में सर्बिया को पक्ष ग्रहण किया। अतः अन्य राष्ट्रों में परस्पर तनाव उत्पन्न हो गया था, जो कि महायुद्ध का कारण बना। बेसिकली क्या है कि बाल्कन प्रायद्वीप में कुछ देश हैं, तो उधर भी कुछ टेंशन चल रहा था और रूस जो है हस्तक्षेप किया था, करना चाहता था और कर भी दिया था। तो इसके वजह से भी जो है वहाँ भी जो है टकराव की स्थिति बनी थी और ये भी जो है प्रथम विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं एक योगदान रहा। इसका भी गलत योगदान, अच्छा योगदान नहीं। 12वां कारण देखते हैं, इटली की आकांक्षाएं। अब इटली की क्या आकांक्षा थी, थोड़ा इसको जानते हैं। इटली ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकृत ट्रिस्ट के बंदरगाह के समीपवर्ती क्षेत्र पर अधिकार करने का इच्छुक था। ये ले, इटली जो था ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकृत, उसके अधिकार में एक बंदरगाह था ट्रिस्ट, उसके समीपवर्ती क्षेत्र पर, आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने का इच्छा कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में इटालियन निवास करते थे। इटली की जनता भी इन प्रदेशों को अपने देश में सम्मिलित देखना चाहती थी। वे अपने देशवासियों से संपर्क स्थापित करने के अत्यधिक इच्छुक थे। इटली की जनता ने इसके लिए आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध के बादल सघन होते गए। युद्ध का बादल जो है बढ़ता गया। कभी वहाँ युद्ध हो रहा है, कभी यहाँ युद्ध हो रहा है, कभी इस देश के अंदर युद्ध, कभी वहाँ युद्ध। अब देख रहे हैं अगला कारण, 13 नंबर कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पर्शियन नीति का अनुसरण। जर्मनी द्वारा पर्शियन नीति का अनुसरण क्या था? जर्मनी के द्वारा पर्शियन नीति का अनुसरण, इसको जानते हैं। पर्शियन नीति के अनुसार आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा युद्ध में प्राप्त विजय का अत्यधिक महत्व था। पर्शियन नीति ये कहती है कि आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा युद्ध में जो विजय प्राप्त होता है उसका महत्व ज़्यादा है। उनकी दृष्टि में विजेता कभी भूल नहीं करता। वे इसे वहाँ के निवासियों की देशोन्नति का साधन समझते हैं। उनका विश्वास था कि युद्ध का परिणाम सर्वश्रेष्ठ होता है। जर्मनी का कथन था कि रक्त रंजित विजय के उपरांत विश्व को जर्मनी के सिद्धांत से ही सुख और शांति मिलेगी। वे अपनी संस्कृति को ही विश्व के हितार्थ समझते थे। वे अपनी संस्कृति का विस्तार समस्त यूरोप में करना चाहते थे। उनकी इन्हीं धारणाओं ने इन्हें यूरोप के अनेक देशों, इंग्लैंड, फ्रांस आदि से मिलने नहीं दिया। फलतः युद्ध होना तो स्वाभाविक था। अब जर्मनी को जब ये हो गया कि अध्यात्म और शांति के बजाय अगर युद्ध से विजय प्राप्त होता है तो उसका महत्व ज़्यादा है, विजेता कभी भूल नहीं कर सकता है। और जर्मनी जो वहाँ का शासक जो सोचता था, कुछ नीति उनके अपने देश के लिए थे, सोचता था कि विश्व को सुख और शांति इसी नीति से मिलेगी, जर्मनी की नीति से, जब वे जर्मनी की राह पर चलेंगे। यही कारण रहा कि उसका जो है बहुत सारे देशों से दुश्मनी हो गया। अब आगे देखते हैं 14 नंबर कारण, बोस्निया और
हर्जेगोविना की समस्या। वो अभी तो हम देखे थे बाल्कन प्रदेश की समस्या, बाल्कन प्रदेश पूर्वी समस्या देखें। अब एक समस्या और कहाँ था, बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या। 1878 बर्लिन संधि के अनुसार बोस्निया और हर्जेगोविना का शासन प्रबंध ऑस्ट्रिया और हंगरी को प्राप्त हो गया, किंतु संधि के अनुसार वह उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते थे। ऑस्ट्रिया तथा हंगरी ने इस प्रबंध की अवहेलना की। ऑस्ट्रिया तथा हंगरी जो है इस प्रबंध की अवहेलना की और 1908 ईस्वी में इन प्रांतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सर्बिया भी इन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था, अतः उसने आंदोलन छेड़ दिया। बोस्निया और हर्जेगोविना भी अब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। उन्होंने सर्बिया की सहायता की मांग की। इसके फलस्वरूप बाल्कन युद्ध का जन्म हुआ और इसी समस्या के कारण 1914 में प्रथम महायुद्ध का विस्फोट हो गया। बात को समझें, क्या हुआ था। बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या। 1878 में बर्लिन संधि के अनुसार बोस्निया और हर्जेगोविना के जो शासन का प्रबंध था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी को प्राप्त हो गया, लेकिन संधि के अनुसार वो इसको अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते थे। उस पर शासन तो कर रहे थे, सारा नियम कानून इसी का वहाँ पर चलता था। जो ऑस्ट्रिया हंगरी का था अपने देश में, वही बोस्निया और हर्जेगोविना पर भी था। लेकिन 1908 में क्या हुआ, नियम कानून तोड़ करके संधि का और उसको अपने साम्राज्य में बलपूर्वक मिला लिया। अब एक देश सर्बिया था। सर्बिया भी इन पर अधिकार करना चाहता था। जब इन लोगों ने ऐसा किया ज़बरदस्ती में, तो सर्बिया भी जो है अधिकार करना चाहता था। अब इतना परेशान होने के बाद जो बोस्निया और हर्जेगोविना जो कंट्री थी, वो भी अब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इच्छुक होने लगी। तो हाथ किससे मिलाए, जिससे परेशान है उससे तो मिलाएंगे नहीं। तो उसने सर्बिया से हाथ मिला लिया, सहायता मांगी और युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया। चलिए 15वां कारण देखते हैं। अगला कारण, अंतर्राष्ट्रीय संकट। 1905 से लेकर 1914 तक निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हुए जिन्होंने यूरोप के वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया। रूस जापान युद्ध। पहला 1904 से 1905 में जापान तथा रूस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रूस की पराजय हुई। इस पराजय के फलस्वरूप जब रूस को सुदूर पूर्व में विस्तार करने का अवसर नहीं मिला, तो उसने बाल्कन प्रदेश क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे बाल्कन क्षेत्र की स्थिति विस्फोटक हो गई। इस पराजय के बाद रूस इंग्लैंड से संधि करने के लिए बाध्य हुआ, जिससे गुटबंदी को प्रोत्साहन मिला। रूस जापान का जो रूस हार गया, और जो रूस जापान से हार गया तो बाल्कन प्रदेश में अपना विस्तार बढ़ाने लगा, और इसी टाइम जो है उसको इंग्लैंड से संधि किया और गुटबंदी को प्रोत्साहन मिल गया, गुटबंदी को और बढ़ावा मिल गया। दूसरा, पहला संकट तो हो गया। दूसरा हो गया मोरक्को संकट। मोरक्को में फ्रांस के बढ़ते प्रभाव से जर्मनी नाराज था। मोरक्को में किसका प्रभाव था? फ्रांस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था दिनों पर दिन, इससे जर्मनी जो है नाराज था। 1905 में जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने टैंजियर पहुंचकर मोरक्को की स्वतंत्रता की घोषणा की। उसने फ्रांस को अपमानित करने के लिए 2 मांगें प्रस्तुत की। शक्तिशाली तो जर्मनी है ही था फ्रांस से ज़्यादा। पहुंचता है 1905 में और बोल देता है कि मोरक्को जो है, मोरक्को की स्वतंत्रता की घोषणा करता है और फ्रांस के आगे शर्त रखता है, वो भी अपमानजनक। 2 शर्त कौन कौन सा देखिए। मोरक्को की समस्या। पहला, मोरक्को की समस्या पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाए, और दूसरा, फ्रांस के विदेश मंत्री देलकासे को उसके पद से हटाया जाए। फ्रांस को बाध्य होकर यह दोनों बात स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि भाई उसके सामने तो एक कमज़ोर था, बात तो मानना पड़ेगा, पर प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती से।
परंतु जब 1906 ईस्वी में अल्जेसिराज सम्मेलन आयोजन किया गया, उसमें फ्रांस के हितों को मान लिया गया। यह जर्मनी की कूटनीतिक पराजय थी। जर्मनी जो सोचा था वो उल्टा हो गया। कब? 1906 में, जब अल्जेसिराज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर इंग्लैंड ने फ्रांस का साथ दिया। ले एक और झटका, संधि किया था इससे, साथ दिया फ्रांस का। 1911 ईस्वी में जर्मनी ने अपना पेंथर नामक युद्धपोत के बंदरगाह 1911 में जर्मनी ने अपना पेंथर नामक युद्धपोत के बंदरगाह आगादीर पर भेज दिया, जिससे फ्रांस तथा जर्मनी के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। परंतु इंग्लैंड की चेतावनी के कारण जर्मनी को झुकना पड़ा तथा फ्रांस के साथ समझौता करना पड़ा। यद्यपि आगादीर संकट टल गया, परंतु इसके फलस्वरूप जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता बढ़ गई और दोनों युद्ध की तैयारी करने लगे। अब जर्मनी भाई साहब घमंडी, बर्दाश्त उसको हुआ नहीं। समझ रहे हैं बात को? अगला बोस्निया संकट, तीसरा। 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया तथा हर्जेगोविना को 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया तथा हर्जेगोविना को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इससे सर्बिया को प्रबल आघात हुआ, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में सर्ब लोगों की आबादी अधिक थी। रूस ने भी सर्बिया का पक्ष लिया तथा ऑस्ट्रिया को युद्ध की धमकी दी, परंतु जर्मनी ने अपने मित्र ऑस्ट्रिया का पक्ष लेते हुए रूस को चेतावनी दी कि ऑस्ट्रिया पर किया गया आक्रमण जर्मनी पर आक्रमण माना जाएगा। जर्मनी की चेतावनी के कारण रूस को अपमान के घूंट पीकर चुप बैठना पड़ा, परंतु इस घटना से रूस तथा ऑस्ट्रिया के बीच शत्रुता बढ़ गई। बोस्निया संकट क्या था कि 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया तथा हर्जेगोविना को अपने राज्यों में सम्मिलित कर लिया। एक संधि हुआ था, उसके तहत ये चीज़ उसको नहीं करना था, अपने साथ उसको सम्मिलित नहीं करना था। संधि तोड़ करके ऑस्ट्रिया जो है बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने राज्य में मिला लेता है। इससे सर्बिया को बड़ा धक्का लगता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि बोस्निया और हर्जेगोविना में सर्बी लोग ज़्यादा रहते थे, सर्ब लोग, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, रूस भी जो है सर्बिया का पक्ष लिया और ऑस्ट्रिया को युद्ध की धमकी दी। लेकिन जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया का मित्र था, तो जर्मनी ये कह दिया कि रूस यदि ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है तो उसे जर्मनी पर आक्रमण समझा जाएगा। और चूँकि जर्मनी पावरफुल था उस टाइम, रूस के बराबर टक्कर का था ये लोग, तो रूस को जो है चुपचाप अपमान, एक तरह से कहिए शांत रहना पड़ा। लेकिन रूस अंदर ही अंदर ऑस्ट्रिया के प्रति जो है गर्म था, गर्म हो गया, शत्रुता बढ़ गई रूस और ऑस्ट्रिया की। अगला देखते हैं, बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध क्या है? तुर्की की दुर्बलता का लाभ उठाकर 1911 में इटली ने ट्रिपोली पर आक्रमण किया तथा तुर्की को बाध्य कर ट्रिपोली पर इटली का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। इससे बाल्कन राज्यों को तुर्की की दुर्बलता का पता चल गया। 1912 ईस्वी में यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया तथा मोंटेनीग्रो ने एक संघ बनाया जिसे बाल्कन संघ कहते हैं। अक्टूबर 1912 ईस्वी में बाल्कन संघ ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम बाल्कन युद्ध शुरू हो गया, जिसमें तुर्की की पराजय हुई। परंतु
युद्ध के बाद हुई लंदन की संधि से बाल्कन राज्य असंतुष्ट थे। अतः 1913 में दूसरा बाल्कन युद्ध छिड़ गया, जिसमें बुल्गारिया की पराजय हुई। इन बाल्कन युद्धों ने यूरोप का वातावरण अशांत तथा विस्फोटक बना दिया। ग्रांट तथा टेम्परले का कथन है कि 1914 के महायुद्ध के लिए कोई घटना इतनी उत्तरदायी नहीं है जितना कि बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध से क्या समझें? तुर्की की दुर्बलता का लाभ उठाकर 1911 ईस्वी में इटली ने ट्रिपोली पर आक्रमण किया तथा तुर्की को बाध्य कर ट्रिपोली पर इटली का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। इससे बाल्कन राज्यों को तुर्की की दुर्बलता का पता चल गया। अब बाल्कन प्रदेश में कौन कौन देश शामिल थे? 1912 ईस्वी में यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया तथा मोंटीनीग्रो ने एक संघ बनाया जिसे बाल्कन संघ कहते हैं। ठीक है। ग्रांट तथा टेम्परले का कथन है कि 1914 के महायुद्ध के लिए कोई घटना इतनी उत्तरदायी नहीं है जितनी कि बाल्कन युद्ध। अब है अगला कारण, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण मतलब ये सब तो एक पृष्ठभूमि बना बहुत पहले से जो चल रहा था। उस समय का जो तत्लक्षण कारण था, उस समय जैसे कोई झगड़ा होता है तो तुरंत किसी बात को लेकर पहले से कसर बहुत पहले से होता है, किसी बात का कसर होता है बहुत दिनों से कि किसी दिन अगर मौका मिला तो उसके साथ झगड़ा जरूर करेंगे, उसको जरूर मारेंगे। लेकिन झगड़ा शुरू कैसे करें? तो किसी दिन अगर आपस मिले और कुछ ऐसा बात हो गया तो लोग ये नहीं कहते हैं कि इतना दिन पहले से इसका ये है तो इसके लोग तुरंत नहीं जान पाते हैं। लोग तो यही जानते हैं कि तात्कालिक उसका कारण क्या था। मतलब उस टाइम झगड़ा जब स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के टाइम जो उस टाइम स्टार्ट होने का जो कारण था वो क्या था, तो वो होता है तात्कालिक कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो स्टार्ट होने का उस समय का तात्कालिक कारण क्या था, अब उसके बारे में जानेंगे। ये सब तो एक पृष्ठभूमि बन रही थी, ये सब तो कारण थे ही, बहुत पहले से चले आ रहे थे। तात्कालिक कारण, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया में तनाव तो बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या के कारण ही था। जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे, ऑस्ट्रिया जो है ये बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या के कारण सर्बिया से तनाव में था। हंगरी और सर्बिया, हंगरी भी सर्बिया के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया। ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया में तनाव तो बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या के कारण ही था। लेकिन इसी बीच 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया में कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई। क्या हुआ? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया में कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई। इस पर ऑस्ट्रिया ने, जो सर्बिया पर आक्रमण करने के लिए किसी अवसर की ताक में था, इस हत्या का सारा दोष उसी पर लाद दिया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या हो गया बोस्निया में, तो ऑस्ट्रिया जो सर्बिया पर आक्रमण करने के लिए किसी अवसर की ताक में था, वो इस हत्या का सारा दोष उस पर लाद दिया और जर्मनी से सहायता का आश्वासन पा करके ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को युद्ध की चुनौती दे दी। इधर सर्बिया को रूस से सहायता का आश्वासन मिल गया, ऑस्ट्रिया का दोस्त जर्मनी बना हुआ है और सर्बिया का इधर रूस बना हुआ है, दोनों को प्रोत्साहन दे रहा है, दोनों भिड़ गए। इधर सर्बिया को रूस से सहायता का आश्वासन मिल गया, फलतः उसने ऑस्ट्रिया की अनेक शर्तों को ठुकरा दिया।
जब उसके राजकुमार का हत्या हो गया यहाँ, तो कुछ शर्त रखा, लेकिन सर्बिया जो है इसको रूस सहायता करने का भरोसा दिया, तो इसका भी मन जो है फुला फुला था, उसका कोई भी बात ये माना ही नहीं, सब सिरे से खारिज करता गया। अतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया का पक्ष लेते हुए अपनी सेना की लामबंदी की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया का पक्ष लेते हुए अपनी सेना की लामबंदी की घोषणा कर दी। दूसरी ओर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लेते हुए 1 अगस्त 1914 को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का भीषण विभत्स दृश्य स्टार्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए? प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का विवेचन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहला, राजनीतिक परिणाम को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अनेक प्रभाव पड़े। उसके कुछ प्रमुख परिणामों का विवेचन निम्नलिखित पॉइंट के द्वारा हम करते हैं। पहला, राजतंत्रीय सरकारों का पतन हो गया, जो राजतंत्र चला रहा था वो खत्म हुआ। जनतंत्रीय भावना का विकास हुआ, जनतंत्र का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। तो समझ में आया? राजतंत्रीय सरकारों का पतन, ठीक है, जनतंत्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना, अपने देश के प्रति जो एक देशभक्ति का भावना होता है, देश स्वतंत्र हो, लोकतंत्र हो, इसका विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संगठन होनी चाहिए जो इस तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न न होने दे, ये हुआ। अधिनायकवाद का उदय, अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष। अमेरिका और जापान दो शक्तियों के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोनों शक्ति के रूप में उभर कर निकले थे। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा उस समय विश्व में। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपये व्यय तथा प्रत्यक्ष रूप से 10 खरब तथा अप्रत्यक्ष रूप से व्यय की गई धनराशि का अनुमान लगाना कठिन है। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपया और अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाना कठिन है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि 1915 में अकेले इंग्लैंड का युद्ध का व्यय 15 लाख पाउंड प्रतिदिन था, जो 1917 से 18 में बढ़कर 65 लाख पाउंड प्रतिदिन हो गया। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देशों पर राष्ट्रीय ऋण का अत्यधिक भार आ पड़ा। अनुमानतः फ्रांस पर 14,74,720 लाख फ्रैंक, जर्मनी पर 16,06,000 लाख मार्क राष्ट्रीय ऋण था। इसके अतिरिक्त उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम, उत्तरी इटली, रूस, पोलैंड, सर्बिया, ऑस्ट्रियन गैलिशिया आदि ऐसे राज्य थे जिन पर बड़े देशों का राजनीतिक प्रभुत्व था। उन्हें आर्थिक दृष्टि से शत्रु देशों ने बर्बाद कर दिया। इस आर्थिक विनाश के कुछ परिणाम निम्नलिखित थे। उत्पादन क्षमता का ह्रास, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण भार, जनता पर विभिन्न करों का भार, बेरोजगारी,
तीसरा परिणाम देखते हैं, सामाजिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक परिणाम सामने आए जो निम्नलिखित हैं। जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार, एक बढ़िया काम हुआ। जातीय कटुता की भावना की कमी, जब पूरा बर्बादी होता है ना तो जात पात सब आदमी भुला जाता है। श्रमिकों की जागृति, मजदूर श्रमिक वर्ग में जो है जागृति की भावना आया। शिक्षा की प्रगति व विकास, ठीक है। चौथा, समाजवाद का विकास हुआ। पांचवा क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रगति। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास की दिशा को बदलने वाली घटना थी, जिसने विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व वैज्ञानिक जीवन पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला था। युद्ध में अपार जन धन की हानि हुई। एक तरफ विजेता पक्ष को पेरिस की संधि में निश्चित की गई क्षतिपूर्ति से संतोष नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ विजित देशों को संधि की शर्तों को स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार विश्व में अस्थायी शांति स्थापित न हो सकी और विश्व को पुनः एक बार महायुद्ध के विध्वंसकारी दृश्य को देखना पड़ा। हुआ क्या ना, वैज्ञानिक प्रगति हुआ था, ठीक है।